नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भारत की परंपरागत बुनाइयों के बारे में। बुनाई बुनाई द्वारा वस्त्र निर्माण अत्यंत प्रचलित एवं पुरानी कला है। अधिकांश वस्त्रों का निर्माण वेविंग यानी कि बुनाई के द्वारा ही होता है। बुनाई कला में दो धागों का प्रयोग होता है। आप तो जानते हैं, एक होता है ताना और दूसरा होता है बाना। अब ताना धागा क्या होता है? ताना होता है वार्प यान यानी कि लंबवत धागा, लेंथ वाइज। और बाने का धागा कहलाता है क्रॉस वाइज यान, अनुप्रस्थ धागा या वेफ्ट यान। तो ये कहलाता है चौड़ाई वाला धागा। लंबवत धागे को ताने का धागा कहा जाता है। बुनाई के लिए सर्वप्रथम ताने के धागे को दोनों तरफ की बीम पर समानांतर सटा हुआ कसकर तान देते हैं। ताने के धागे की लंबाई में जोड़ नहीं पड़ता है। जितना लंबा वस्त्र बनाना होता है उतनी ही लंबाई के ताने के धागे को रखा जाता है। बाने के धागे को छोटी शटल पर लपेट दिया जाता है। इस शटल को ताने के धागे के बीच में से होकर चौड़ाई में फंसा कर निकालते हुए, मतलब इंटरवेविंग भराई विधि बाय फिलिंग द्वारा वस्त्र को बुना जाता है। बाने की धागे की मात्रा सीमित होती है क्योंकि बहुत अधिक धागा एक छोटी सी शटल पर नहीं चढ़ाई जा सकती है। शटल एक केस में बंद रहता है। वस्त्र बुनने हेतु कई शटलों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही एक शटल का धागा समाप्त होता है, दूसरा शटल लगा दिया जाता है। इस तरह ताने के संपूर्ण लंबवत धागे को बाने के धागे द्वारा भरकर वस्त्र तैयार किया जाता है। धीरे धीरे मानव की तीव्र बुद्धि एवं इनके लगातार अथक प्रयास से अपरिष्कृत हस्तकरघे का निर्माण हुआ। इस हस्तकरघे में यह व्यवस्था थी कि ताने के धागे जो ताने जाते थे उनमें से एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर कसे होते थे, जिससे शटल के गुजरने में असुविधा होती थी। बुनाई के लिए जब शटल गुजरती थी तो ताने के एक धागा ऊपर की ओर और दूसरा धागा नीचे की ओर तनकर शटल को गुजरने के लिए रिक्त स्थान बना देती थी। हस्तकरघा से बने वस्त्र अपने विशेष आकर्षण, सुंदरता, बारीकी, सूक्ष्मता एवं कोमलता के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। ढाका का मलमल, कश्मीर का पश्मीना आदि वस्त्र हस्तकरघा से ही बनाए जाते थे। हस्तकरघे का प्रयोग कर आज भी अति सुंदर, विशिष्ट प्रकार के कलापूर्ण, विशेष आकर्षण से युक्त सूक्ष्म, कोमल एवं बारीक वस्त्र बनाए जाते हैं। परंतु हस्तकरघा से वस्त्र निर्माण में काफ़ी श्रम, शक्ति एवं समय लगता था। औद्योगिक विकास के साथ ही हस्तकरघे की गुणवत्ता में विकास हुआ और बुनाई क्षेत्र में एक नई क्रांति आई। विद्युत चालित यंत्र बनने लगे। अब बुनाई कार्य अति शीघ्रता से और कम समय और शक्ति में होने लगा। आजकल सभी वस्त्र निर्माण करने वाले कारखानों में स्वचालित विद्युत यंत्रों की सहायता से ही वस्त्र निर्माण कार्य किया जाता है। इससे कम समय में अधिक उत्पादन होता है। इस कारण वस्त्र की लागत मूल्य भी कम हो जाती है और कम पैसों में सुंदर, विभिन्न नमूनों से युक्त, विभिन्न आकारों एवं प्रकारों के वस्त्र उपभोक्ता को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थी हमारी बुनाई के बारे में थोड़ा सा। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा भारत की पारंपरिक बुनाइयों के बारे में।
पारंपरिक वस्त्रों में पटोला यानी गुजरात की साड़ी अति ही प्रसिद्ध है। तो आज हम देखते हैं पटोला साड़ी के बारे में। पटोला काठियावाड़ एवं गुजरात में बनी साड़ियाँ पटोला कहलाती थीं। काठियावाड़ के निकट पट्टन नामक स्थान को ही पटोला का जन्म स्थान माना जाता है। पटोला साड़ियाँ शादी विवाह के शुभ अवसर पर विशेष रूप से पहनी जाती थीं। इसकी प्रसिद्धि दूर दूर के देशों तक विख्यात थी। आज भी गुजरात में पटोला साड़ियाँ तैयार की जाती हैं, जिसे स्त्रियां शादी विवाह के शुभ अवसर पर विशेष उत्साह एवं उल्लास के साथ पहनती हैं। आजकल पटोला वस्त्रों का निर्माण भारत के अन्य स्थानों जैसे सूरत, बम्बई, अहमदाबाद एवं उड़ीसा में भी होने लगा है। संबलपुर की साड़ियाँ भी पटोला डिजाइन के आधार पर बनने लगी हैं। साड़ियों के अलावा चुन्नी, पर्दे, चादर, बेडशीट आदि भी इस तकनीक से बनाए जाने लगे हैं। पटोला वस्त्र अद्वितीय कलाकृति एवं अनूठे कौशल का उत्कृष्ट नमूना होता था। इसे बुनकर अत्यंत कठिन मेहनत, अटूट धैर्य एवं लगन से बनाते थे। इनकी विलक्षण स्मृति, सृजनात्मक कल्पना और कुशल एवं प्रवीण उंगलियों की ही वस्त्र को बुनने में सहायक होती थी। धागों के क्रम में जरा सी हेरफेर हो जाने के कारण पूरे वस्त्र का ही नमूना बदल जाता था। कलाकार की संपूर्ण मेहनत एवं समय भी व्यर्थ हो जाता था। अतः पटोला साड़ियाँ बनाने के लिए धागों का क्रम याद रखना अत्यंत ही अनिवार्य था। पटोला साड़ियाँ सिल्क के धागों से बनाई जाती थीं। इसके लिए पहले ताने एवं बालने के धागों को हल्के रंगों से रंग लिया जाता था। इसके बाद इन धागों को जमीन पर बिछाकर वांछित नमूने तैयार कर लिए जाते थे तथा नमूने के अनुसार रेखाएं बना ली जाती थीं। उसके बाद नमूने के अनुसार धागों को जगह जगह से बांध दिया जाता था और वांछित रंग में डालकर धागों को रंग लिया जाता था। धागों को बांधने एवं रंगने की प्रक्रिया ठीक बांधनी की तरह ही की जाती थी। बांधनी यानी टाई एंड डाई प्रोसेस। रंगने एवं बांधने की प्रक्रिया को आवश्यकता के अनुसार कई बार तब तक दोहराया जाता था जब तक कि वांछित रंग एवं शेड सही नहीं प्राप्त हो जाए। सबसे अंत में गहरे रंगों से धागों को रंगा जाता था। यही कारण है कि कुछ पटोला साड़ियों की कीमत, असली पटोला जो साड़ियाँ होती हैं उनकी कीमत 1.5 लाख तक जाती है। धागों को रंग लेने के बाद इन्हें छाया में ही सुखाया जाता है। इसके बाद बुनकर नमूने के अनुसार ही धागे को क्रम से व्यवस्थित किया जाता था। अब नमूने के अनुसार अत्यंत सावधानी पूर्वक वस्त्र की बुनाई की जाती थी। पटोला वस्त्र तैयार करने में काफ़ी श्रम, शक्ति, समय, स्मृति, सृजनात्मकता, कल्पना एवं अभ्यास की आवश्यकता होती थी। नमूना तैयार करना, रंगों का क्रम निर्धारित करना, शेड्स बनाना, धागों को रंगना, नमूने का मिलान करना इत्यादि प्रक्रियाएं आवश्यक होती थी। पटोला वस्त्र में मुख्य रूप से परंपरागत नमूने यानी ट्रेडिशनल डिजाइन ही बनाए जाते थे, जैसे नृत्य करती स्त्रियां, फूल पत्तियां, टोकरी, हाथी, घोड़ा, डायमंड, पक्षी इत्यादि। नमूने के आधार पर गुच्छे वाले नमूनों को फुलवारी कहा जाता था। बाघ, कुंजर, हाथी, चीता वाले नमूने को बाघ कुंजर की संज्ञा दी गई है। नारी कुंजर, हाथी एवं नृत्य करती स्त्रियों वाले नमूने को नारी कुंजर कहा जाता है। कुछ पटोला वस्त्रों में बहुत ही सुंदर ढंग से देवनागरी लिपि में भी मंत्र लिखे होते हैं, जिसे पुरुष बड़े ही उत्साह के साथ धार्मिक उत्सवों के अवसर पर पहनते हैं। यह सूती या मलमल के धागों से बना होता है, जिसे धोती कहते हैं। तो ये थी हमारी भारत की ट्रेडिशनल वेयरिंग या पारंपरिक बुनाइयाँ पटोला गुजरात की साड़ी। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगले अध्याय के लिए आप हमसे जुड़े रहिए।